तो राजा साहब, एक तो आपने, आपके साथियों ने, असदुर्रहमान साहब ने जन्नत का टिकट बांध दिया है कि जो मियाँ साहब के जलसे में जाएगा वो जन्नत का हकदार होगा। तो क्या फैसलाबाद से भी लोग जन्नत के हकदार बनने के लिए बड़ी तादाद में जमा होंगे? इस पर इज़हार ख्याल कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। शाद साहब, बहुत बड़ी तादाद में तैयारियां हो रही हैं, मुसलसल मीटिंग हो रही है। हर कैंडिडेट जो एमपी का है या एमएनए का है या यूनियन काउंसिल का है, सब लोग इस वक्त भरपूर मेहनत कर रहे हैं। फैसलाबाद में इस वक्त इस तरह लग रहा है कि 15-20 दिन बाद इलेक्शन है। इतनी ज्यादा यहाँ पे बैनर्स लगाए गए हैं, स्क्रीन लगाई गई हैं, बड़ी स्क्रीन जो बड़े बोर्ड है, बिल बोर्ड, उन पे लग रही हैं। तो ये रिक्शों के पीछे मियाँ साहब की तस्वीरें लग रही हैं। पूरा एक इलेक्शन का समा है। आज मोटरसाइकिल रैली भी फैसलाबाद में निकली है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि वाकई एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पे जमा होगी और इंशाल्लाह हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे। पहले इतने लोग कभी मीनार पाकिस्तान पे जमा नहीं हुए होंगे जितने लोग हम जमा करने जा रहे हैं। राजा साहब, मियाँ साहब 4 साल के बाद आ रहे हैं। लोगों को मुस्लिम लीग के जो हामी हैं, पैरोकार हैं, उनको हम उनसे मोहब्बत भी है। लोग, ज़ाहिर बात है, जो टिकट के ख्वाहिशमंद लोग हैं या पुराने वर्कर हैं या नए लोग जो आए हैं, वो उनकी ख्वाहिश भी है कि भरपूर जलसा हो। जब ऐसी सूरत हाल, एक जोश जज्बा मौजूद है, तो कहीं 125 मोटरसाइकिल की ऑफ़र की जा रही है, कहीं जन्नत के टिकट, इसकी क्या ज़रूरत पड़ रही है पार्टी को? नहीं जी, कोई मोटरसाइकिल की ये आपसे मैंने सुना है। नहीं, ये तो बाकायदा ऐलान हुआ है। सैफुल मुल्क खोखर साहब ने यहाँ जलसे में ऐलान किया अपने कारकुनों को, 2 हलकों को, कि जी 125 मोटरसाइकिल देंगे जो ज़्यादा लोग लाएगा। नहीं, ऐसे नहीं है जी। हम इस तरह कौन इतने अफोर्ड कर सकता है? इतने ज्यादा लोग आने हैं कि कोई भी नहीं। वैसे उन्होंने पता नहीं किस सेंस, मैंने तो आपकी जुबान से सुनी है, किस सेंस में ये बात की है मेरे नहीं लम्हे। लेकिन हम तो लोगों को कह रहे हैं कि लोग खुद तैयार हैं, लोग खुद आ रहे हैं कि हमें कन्वेंस का बंदोबस्त करके दें। हम जाने के लिए तैयार हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। अभी तक मेरे पास डिमांड है लोगों की कि हमें गाड़ी करके दें, बस करके दें, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लोग आ रहे हैं उनकी डिमांड को पूरा करें। यहाँ पे मैं आपको एक दिलचस्प चीज बताना चाहता हूँ कि हमें जो पार्टी की तरफ से टारगेट मिला था वो सिर्फ 500 बंदों का था। तो अभी तक कोई 1500-1600 लोग तो मेरे पास खुद आ चुके हैं और अपने मोबाइल नंबर दे चुके हैं। और वो अब इस दफा ये भी होना है कि मोबाइल के जरिए सब लोगों को चेक किया जाना है कि वो लोग फैसलाबाद में है या लाहौर मीनार पाकिस्तान में। अच्छा, ये क्या जरूरत पड़ी राजा साहब? ये पहले तो कभी नहीं हुआ कि पार्टी वर्कर पर एतमाद नहीं है। नहीं, जदीद टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना चाहिए। मैं तो इसके हक में हूँ। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो घरों में बैठे रहते हैं और नंबर बनाने वाले सब लोगों का पता होना चाहिए कि वो इस वक्त किधर है। ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है और जदीद टेक्नोलॉजी का जिस तरह हर शोबे में फायदा उठाया जा रहा है, इसी तरह सियासी जमातों को भी हक है कि वो जदीद टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएं और ये चेक करें। अच्छा, राजा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना चाहिए, लेकिन एक तासुर इससे ये आता है कि शायद लोग मन मर्जी से नहीं आ रहे और इसलिए वो उनको ट्रेस एंड ट्रैक किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी, ऐसी बात नहीं है जी। ये सिर्फ बड़े लीडर जो है ना, जो टिकट होल्डर है, ये सिर्फ उनके लिए उनको चेक किया जाएगा। अच्छा। वो अपने घरों से आए भी हैं कि नहीं आए, मीनार पाकिस्तान में मौजूद भी हैं कि नहीं। बाद में तो हर कोई कह देता मैं इतने आदमी ले गया और रहते अपने घरों में है। तो ये लीडरशिप ने बहुत अच्छा फैसला किया है कि सब टिकट होल्डर्स को, सब एमएनए एमपी को चेक किया जाए कि कौन कौन आया, कितने आदमी लेके आया, ताकि पता तो चले कि खून देने वाले मजनू कौन है और दूध पीने वाले मजनू कौन है। नहीं, लेकिन वहाँ कोई हाजिरी तो नहीं लगेगी कि हाजिरी लगवानी पड़ेगी? नहीं, हाजिरी कोई नहीं है। सिर्फ चेक किया जाएगा कि राजा रियाज किधर है। अच्छा, सही है, सही। अच्छा राजा साहब, अब ये यानी एक बात तो ये साबित होती है कि पार्टी के अंदर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रंगबाजी कर जाते हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी इस पे अपने रिजर्वेशन का इजहार कर रही है। कल नैयर बुखारी साहब
सेक्रेटरी जनरल हैं पीपल्स पार्टी के, हमारे साथ प्रोग्राम में थे। उन्होंने नवाज शरीफ साहब की आमद से मुतालिक कहा कि कानून की अमलदारी होनी चाहिए, और वो मज़ीद क्या कहा जा रही है आप सुनिए, फिर आके बात करते हैं। मियाँ साहब एक कन्विक्टेड आदमी है, सही, बिल्कुल ये मुल्क है उनका, 3 दफ़ा वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनको मुल्क में वापस आना चाहिए, उनको अपना सियासी किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन कानून की भी हुक्मरानी तो होनी चाहिए। सही, कानून के सामने भी किसी को जवाबदेह होना चाहिए। जी राज साहब, कन्विक्टेड आदमी हैं यानी मियाँ साहब मुजरिम हैं, ये नैयर बुखारी साहब बात कह रहे हैं, और मुजरिम कानून की अमलदारी यही है कि जब आए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। तो आप समझते हैं कि इन प्रिंसिपल और जो जमहूरी और आइनी और कानूनी उसूलों के तहत नैयर बुखारी साहब ठीक मुतालबा कर रहे हैं? जी मियाँ साहब इंशाल्लाह आएंगे, कल परसों हम उनके लिए राहदारी बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमें राहदारी बेल मिलेगी, जिस दिन उसके बाद अदालत तारीख डालेगी उस दिन मियाँ साहब इंशाल्लाह अदालत में जाएंगे, वहाँ पेश होंगे, और अदालत बिल्कुल नैयर बुखारी साहब ठीक कर रहे हैं कि कानून की अलमदारी होनी चाहिए, हम इसके हक में हैं, हम बिल्कुल कानून की अलमदारी पे यकीन रखते हैं। तो मियाँ साहब जाएंगे अदालत में, और अदालत का जो भी फैसला होगा उसको हम मंजूर करेंगे। हम कोई पुलिस पे पेट्रोल बम नहीं फेंकेंगे, पत्थर नहीं मारेंगे, गाड़ियां नहीं जलाएंगे, पुलिस को एहतराम करेंगे, कानून का एहतराम करेंगे, और जो कानून कहेगा उस पर अमल करेंगे। अच्छा, अगर बिलफर्ज एक मफरूज़े की बात हो रही है, जो कि इस वक्त तो ये दोनों बहस तो चल रही है, कानूनी हलकों में भी, सियासी हलकों में भी, मियाँ साहब गिरफ़्तार हो जाते हैं, वो मीनार पाकिस्तान नहीं पहुँच पाते, तो फिर वो जो सामीन होंगे उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा, लीडरशिप का रद्द-ए-अमल क्या होगा? कोई रद्द-ए-अमल नहीं होगा। अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, मरियम बीबी हैं, हमजा साहब हैं, कोई और तकरीर कर लेगा, मियाँ साहब बाद में तकरीर कर लेंगे, हम कोई इश्तियाल नहीं होगा, अच्छे तरीके से तकरीर सुनेंगे। ये मैं क्योंकि आपने एक मफरूज़ा है, ज़ाहिर है, तभी मैं समझता हूँ कि जवाब देना जरूरी है। कोई इश्तियाल नहीं होगा, पुरअमन रह के हम, मियाँ शहबाज शरीफ साहब हमारे लीडर हैं, मरियम बीबी हमारी लीडर हैं, वो तकरीर कर लेंगे। ये आपके मफरूज़े की बात कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह मियाँ शहबाज शरीफ जरूर आएंगे, कल परसों ने बेल मिल जाएगी और ये बहस इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल। अच्छा, आप जहांगीर तरीन साहब के साथ थे, आपने कहा था कि हम इकट्ठे फैसला करेंगे, उन्होंने पार्टी बना ली, आपने फैसला उनके साथ मिलकर नहीं किया, आपने अपना फैसला किया, मुस्लिम लीग नून में चले गए। फ़ारूक हबीब साहब आपके फैसलाबाद से हैं, तो अब फैसलाबाद में आप और फ़ारूक हबीब मुतहारिब होंगे, मुखालिफ होंगे, और फ़ारूक हबीब का वहाँ सियासी कदकाठ क्या होगा? तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान जो है वो है इस काबिल के मुकाबला कर सके मुस्लिम लीग नून का? जी, फ़ारूक हबीब साहब, इरशाद साहब आबद शेर अली के मुकाबले में इलेक्शन लड़े थे, वैसे तो काउंसलर भी नहीं बन सकते, लेकिन इमरान खान की टिकट पे ये मुंतखब हुए थे। उसके बाद ये हल्के में गए ही नहीं, और इनकी ऐसी दास्तानें हैं जो मुझे ज़हन नहीं देता कि मैं अपने मुंह से बोलूं, आप किसी और से पूछ लीजिएगा इनका करप्शन का स्टैंडर्ड क्या था। अच्छा, उसके बाद इन्होंने जो अल्फाज कहे थे, हमने तो इमरान खान जब पूरे नहीं, राजा साहब क्या स्कैंडल था करप्शन का? सर जी मेहरबानी करें, मुझे नहीं, आप किसी और से पूछिएगा कि स्टैंडर्ड क्या था, स्टैंडर्ड क्या था, रेट। अच्छा, रेट। अच्छा, तो उसके बाद ये अब इस पोजीशन में भी नहीं है कि काउंसलर का इलेक्शन भी जीत सके या लड़ सके। जीतना तो दूर की बात है, लड़ भी नहीं सकते। ये उस्मान बुज़दार से इनका स्टैंडर्ड हाई था या कम था, लो था? नहीं, उस्मान बुज़दार से भी कम था। अच्छा, उस्मान बुज़दार का 5000 था, इनका उससे भी कम। अच्छा, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब थे, तो वो 5000 भी रिश्वत ले लेते थे? उनके भाई बैठे हुए थे यहाँ पे, जिन्होंने एक बंदे से शलवार कमीजों के 5 जोड़े ले लिए थे। आप 5000 नहीं, तो इससे कम स्टैंडर्ड क्या होगा? जुराबे होंगी राजा साहब? उससे कम स्टैंडर्ड जो होता है ना, वो 1000 रुपया होता है। कितना होता है? 2000 रुपया। नहीं, फ़ारूक हबीब क्या 2-2000 रुपया भी लेते रहे रिश्वत में? मैं नहीं कह रहा, किसी और से पूछिए। अच्छा, नहीं, हमने तो आप रहे हैं ये नहीं, हमने तो उस्मान बुज़दार का ये सुना था कि जी वो जनाब राडो की घड़ियां लेते हैं, उनको बड़ा शौक है।
आप ये शलवार कमीज की बात कर रहे हैं? उनके भाई एक आए फैसलाबाद, अच्छा उनके कजन थे मेरा ख्याल, अच्छा एक सिफारिश करने, अच्छा जो सिफारिश के लिए लेके आए थे, उन्होंने उनको 5 जोड़े कपड़े, क्योंकि फैसलाबाद में कपड़े का शहर है, अच्छा तो यहाँ से उन्हें 5 जोड़े कपड़े दिए और वो बड़े खुश होके चले गए। नहीं, वो तो तोहफा हो गया राजा साहब। अब आप जो कह रहे हैं इससे भी लो स्टैंडर्ड है, फिर जुराबें ही बचती हैं, फिर आप जो फारूक साहब पे इल्जाम लगा रहे हैं। आप किसी और से पूछिए। अच्छा राजा साहब, ऑन अ सीरियस नोट, अब क्योंकि आईपीपी से मुतालिक आपके जितने भी इससे पहले तासुरात रहे वो बड़े पॉजिटिव थे, लेकिन फ़ारूक हबीब जैसे लोगों का इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आना, ऑल्दो वो पॉलिटिकल वर्कर तो हैं, अब वोट बैंक तो आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, इससे पार्टी में क्या जान नहीं आ रही? और बड़े तगड़े जो तर्जुमान पीटीआई के थे, फिरदौस आशिक अवान, फयाजुल हसन चौहान, फवाद चौधरी, फ़ारूक हबीब, वो अब आ गए हैं, अब तो उनकी तर्जुमानी मेरे ख्याल बाहर होगी, मजबूत होगी। देखिए जी भाई, बात ये है कि जहांगीर तरीन साहब मेरे बड़े भाई हैं, अलीम खान साहब काबिल तराम है। जहाँ तक हमारा तराम का रिश्ता, हम तो इमरान खान को भी ये कहते थे कि सबको साथ लेके चले, हमआहंगी होनी चाहिए, तराम का रिश्ता कायम होना चाहिए, बड़े छोटे का लिहाज होना चाहिए, किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, हर किसी के साथ दोस्ती वाला माहौल हो, हर हम इकट्ठे होके, तमाम सियासी जमातें इकट्ठे होके, पाकिस्तानी इस वक्त कोई आसान हालत में नहीं है, मुश्किल हालत में, दाखिली तौर पे, खारजी तौर पे, माशी तौर पे। तो इसमें आइंदा भी मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा अपनी लीडरशिप से भी और बाकी लीडरशिप से भी कि इलेक्शन जरूर लड़े, लेकिन इतना तलखी का माहौल पैदा ना करें जो इमरान खान ने लोगों को सिखा दिया है या पैदा कर दिया है। हमें इसको खत्म करना है।